नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो आज की क्लास में हम जानेंगे, आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र के बारे में, हमारी दूसरी क्लास थी जिसमें हमने जाना था गंगा नदी तंत्र के बारे में और साथ ही गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की यदि बात की जाए तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है जाना गया है। गंगा मैदानों में कहाँ से बहना स्टार्ट करती है? हरिद्वार में बहना स्टार्ट करती है। गंगा का मुहाना कहाँ पर था? गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में। साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण जो है करती हैं। इसके बाद हमने गंगा की यमुना नदी पढ़ी थी। यमुना नदी जो है जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगर चोटी पूछा जाएगा तो बंदरपुर चोटी से होता है। गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है पश्चिम से निकलने वाली, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। साथ ही दोस्तों हमने जाना था गंगा की और गंगा जो है और ब्रह्म गंगा और यमुना। तो यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है चंबल नदी, जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के जानापाप पहाड़ी से जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो चंबल नदी है 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों से जो है होकर बहती है। साथ ही इसके सहायक नदियाँ क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तो ये जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की। इसके बाद हमने सोन नदी के बारे में बात की थी। सोन नदी का उद्गम आप सभी को पता है कहाँ से? अमरकंटक चोटी से जो है होता है। किसका उद्गम? सोन नदी का। और ये जो है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जो है गंगा में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, सोन नदी की हम बात करेंगे तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों, ये सोन नदी है, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये है सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी। इसके बाद हमने जाना था दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से जो है होता है। और साथ ही छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसका नाम है बंगाल का शोक, किसका? दामोदर का। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? राम गंगा नदी के बारे में, जो कि गंगा की जो है सबसे पहली सहायक नदी है, मतलब गंगा में सबसे पहले आकर जल मिलाने वाली नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के जो है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में दूधा टोली के दक्षिणी ढलानों से इसका उद्गम जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद जो हम आगे से अब स्टार्ट करने वाले हैं गंडक नदी से। तो गंडक नदी की हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम या ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो उद्गम होता है धौलागिरी पर्वत के उत्तर से होता है और इसका अन्य नाम है नारायणी। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? नारायणी नदी, जो कि नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है, तो यहाँ से जो है ये गंडक नदी निकलती है। याद रखें दोस्तों, गंडक नदी जो है निकलती है, जो कि दो नदियों के मिलने से बनती है गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है। तो इधर से आ रही है काली गंडक और इधर से है त्रिशूल नदी। तो इन दोनों नदियों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंडक नदी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? जैसे मायांगरी, बारी और त्रिशूली। तो ये तीनों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ? ये तीनों जो है गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल। याद रखें दोस्तों, त्रिशूल गंगा इन दोनों के मिलने से जो है बनती है। और नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी की हम यदि बात करते हैं तो ये जो है लगभग 940 किलोमीटर लॉन्ग है। तो जो गोमती नदी है दोस्तों, ये जो है लगभग 40 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी? 940 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम यानी ओरिजन तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमताल या फुलर झील है, जहाँ से जो इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों गोमताल या फुलर झील से जो है इसका उद्गम होता है।
किसका? गोमती नदी का। और गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है या मैदानी भागों से। क्वेश्चन पूछा गया है गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है, तो गोमती नदी है। और इसी गोमती नदी के किनारे पर जो है लखनऊ शहर बसा हुआ है। कौन सा? लखनऊ शहर। साथ ही अब आते हैं दोस्तों, गोमती नदी जो है गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। यानी जो गोमती नदी है ये गंगा से कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर नामक स्थान पर जो है मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी की यदि हम बात करेंगे तो बिहार का इसको शोक कहा जाता है। अब इसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। पुराना नाम क्या है कोसी नदी का? कोसी की नदी जो है इसका पुराना नाम है। सहायक नदी है इसकी, जैसे अरुण है, तमोर है, दूध कोसी, तामा कोसी और सुनु कोसी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं कोसी नदी की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कोसी नदी के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महानदी। तो दोस्तों कोसी नदी का पहले हम ओरिजिन यानी उद्गम देख ले, तो ये यहाँ से जो है नेपाल हिमालय से निकलती, तो ये है कोसी नदी जो कि गंगा में आकर जो है मिलती। ये रही कोसी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी की यदि बात करेंगे तो इसका ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से जो है महानंदा नदी का उद्गम होता है। और ये महानंदा नदी जो है गंगा की अंतिम रूप से जल गिराने वाली सहायक नदी है। तो यह है गंगा की बाएं तट की जो है सबसे अंतिम सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब ये जो आ रही है ब्लैक वाली, इसी को कहते हैं हम महानंदा। ये जो है गंगा में आकर अपना जल गिराती है। और ये बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोनों मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये थी गंगा की सहायक नदियाँ जो कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी, जिसमें हमने गंडक जाना है, सोन गंडक जाना, और साथ ही दोस्तों महानंदा जानी है, और इसके बाद जो है कोसी नदी जो है अच्छे से जानी है, और गोमती नदी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की यदि यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये है कैलाश रेंज। क्या है दोस्तों? ये है कैलाश रेंज। अब यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और इसी के पास पड़ता है दोस्तों बोखरचू ग्लेशियर। तो ये यहाँ से जो इस प्रकार ये निकल रही है इस प्रकार, और ये पाकिस्तान से होती हुई जो यहाँ पे अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। अब इसमें भी दोस्तों यहाँ से ये निकल रही है सिंधु नदी, ये पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मैंने आज से यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये है तिब्बत। तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर झील। झील से पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। पर्वत से पूछा जाएगा कैलाश पर्वत से। ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर से। इसका उद्गम जो है 3 प्रकार से पूछा जाता है, किस ग्लेशियर से? बोखरचू ग्लेशियर से। कौन सी झील से उद्गम होता है? मानसरोवर झील से। किस पर्वत श्रेणी से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे ये नदी जो है इस प्रकार ये निकल रही है। निकलने के बाद दोस्तों ये जो है ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और इसके बाद जो है ये लद्दाख व जास्कर श्रेणियों से बहती हुई ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और इसके बाद जो है पाकिस्तान में बहती हुई जो है अरब सागर में अंतिम रूप से जो है अपना जल गिराती है। तो ये आपको पता लग गया होगा, जो सिंधु नदी है ये जो है लद्दाख श्रेणी को काटती है, और साथ ही जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है, और उसके बाद जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब ये जो ग्रीन यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा ये जो है दमचोक, यहाँ से जो है सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जिस प्रकार हमने जाना था कि सतलुज नदी जो है भारत में कहाँ से एंटर यानी कहाँ से प्रवेश करती है? शिव किला दर्रे से। उसी प्रकार जो सिंधु नदी है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचोक से। इसके बाद ये जो है ये यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है ये वाली, ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और इसके बाद जो यहाँ से ये बहती है। और ये नीचे कौन सी ये वाली है दोस्तों? जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है बहती है।
इसके बाद ये चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है, जो कि पीओके में पड़ता है। चिल्लास पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, इसको हम कहते हैं पीओके को। इसके बाद ये पाकिस्तान से होती हुई इस प्रकार बहती है और सीधा अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको पता लग गया होगा कौन सी श्रेणी को काटती है, किस श्रेणियों के बीच से बहती है। तो ये लद्दाख श्रेणी है, ये है काराकोरम श्रेणी। और ये तीनों श्रेणियाँ जो है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और चौथी श्रेणी है कैलाश रेंज। तो ये चारों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग हैं, जिनमें से 3 जो है भारत में पड़ती है और कैलाश रेंज पड़ती है तिब्बत में, और यहीं तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो ये देखो यहाँ पर ग्लेशियर दिया हुआ है इस मैप में, और उस मैप में क्या दिया हुआ है, उसमें कैलाश रेंज जो है दिया हुआ है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ग्लेशियर पूछे, श्रेणी पूछे या झील पूछे, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब इसमें देखो जैसे ये सतलुज है, रावी है, ब्यास, चिनाब, यहाँ पे झेलम है, सुरू है, जास्कर है, और ये सोहन है, ये गिलगित है, स्वात है, कुनार है, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और जोब। तो ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है हो जाती हैं। और यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से जो है ये श्योक नदी जो है निकलती है। कौन सी दोस्तों? श्योक नदी जो है निकलती है। अब यहाँ पे हम सिंधु नदी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट जो है अधिकतर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अब हेडिंग डाल देंगे आप लोग सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 800 यानी कितने दोस्तों 2880 किलोमीटर से लेकर 3180 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है किताबों में जो है लिखा हुआ है 2880, लेकिन गूगल पे जो है 3180 दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई जो है 2880 से लेकर 3180 किलोमीटर लॉन्ग है सिंधु नदी। अब इसका उद्गम यानी ओरिजिन कैलाश पर्वत श्रेणी से, मानसरोवर झील से या बोखरचू ग्लेशियर से। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बाब के नाम से जो है सिंधु नदी को जाना जाता है तिब्बत में, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। तो शेर का मुख जो है किसका अर्थ है? सिंगी खम्बाब का। और सिंगी खम्बाब के नाम से जो है तिब्बत में सिंधु नदी को जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है, जो सिंधु नदी है ये जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? तो लद्दाख श्रेणी को काटती है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। जो सिंधु नदी है किस श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है बहती है। तो ये भी मैंने आपको मैप में दिखाया था। जो सिंधु नदी है ये लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ, मतलब जो बाएं तरफ से आकर सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं, उनको बाएं तट की सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, द्रास और जास्कर। तो दोस्तों ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि सिंधु नदी में जो है बाएं तरफ से आकर जो है जल मिलाती हैं। अब सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ जैसे खुर्रम है, तोची, गोमल, बिबोवा, सेंगर है और गिलगित। तो दोस्तों ये सारी जो हैं सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ, जो कि दाएं तरफ से अपना जल इसमें आकर जो है गिराती हैं। तो ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह शहर है, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है और लद्दाख में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो लद्दाख का लेह शहर है ये जो है सिंधु नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर स्थित है। किस तट पर? दाएं तट पर जो है स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये यहाँ से निकली सिंधु नदी। अब सिंधु में ये जो है ये है झेलम, ये है चिनाब नदी, जो कि 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है चिनाब नदी। फिर ये यहाँ से निकलती है रावी नदी। ये कौन सी है दोस्तों? ये हो गई रावी। इसके बाद जो है दोस्तों ये आई यहाँ से तिब्बत की राक्षसताल झील से सतलुज नदी। और ये है ब्यास नदी, जो कि केवल भारत में बहती है और सतलुज में जो है अपना जल गिराती है। अब ये जो है इस प्रकार ये सारी नदियाँ बहकर आती हैं। और ये जो है यहाँ पे चिनाब नदी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है किसमें? सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं। और यहाँ पर जो है ये आगे बढ़ती हुई अरब सागर में अपना जल गिरा देती है सिंधु नदी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है और कौन सी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पंचनद के बारे में। तो पंचनद की यदि बात करते हैं, पंचनद क्या होता है, तो पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं इनको पंचनद कहा गया है। तो दोस्तों पंचनद की हम बात करते हैं, पंजाब में 5 नदियाँ हैं जिनको पंचनद कहा जाता है। अब पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये 5 नदियाँ हैं जिनको जो है पंचनद में शामिल किया गया है, और ये 5 नदियाँ कहाँ पर है, पंजाब में पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु का मुहाना कहाँ पर है, मुहाने से मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर अंतिम रूप से जल गिराती है। तो अरब सागर में जो है सिंधु नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, तो इसलिए सिंधु नदी का जो मुहाना है कहाँ पर हो जाएगा, अरब सागर में हो जाएगा। अब सिंधु नदी जल समझौता देख लेते हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को जो है ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, 19 सितंबर 1960 को। अब ये जो है सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था ये किन 2 देशों के बीच हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें 20% पानी जो है भारत की ओर और 80% जो है पाकिस्तान को जो है प्राप्त हुआ था। जिसमें पूर्वी नदियाँ जैसे रावी, ब्यास, सतलुज ये भारत के हिस्से में आई थी, और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब ये जो है पाकिस्तान के हिस्से में जो है आई थी। तो ये आपको पता लग गया होगा, सिंधु नदी जल समझौता जो है कब हुआ था, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें 20% पानी भारत के हिस्से में आया था और 80% पानी जो है पाकिस्तान के हिस्से में। पूर्वी नदियाँ जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में, और साथ ही पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब जो है पाकिस्तान के हिस्से में जो है आई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब ये समझौता हुआ था तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पाक की तरफ से राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान थे। तो इस समझौते पर जो है इन दोनों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है हुए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोआब के बारे में। दोआब क्या होता है, तो दोस्तों दोआब की यदि बात करेंगे, दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। तो दोस्तों ये है झेलम नदी, ये है झेलम और ये है चिनाब। अब इन दोनों के जो ये बीच का भाग है इसको कहते हैं हम दोआब। क्या कहते हैं, तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इनके बीच में कौन कौन से दोआब पड़ते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे सिंधु और झेलम के बीच कौन सा दोआब है, तो सिंध सागर दोआब जो है सिंधु व झेलम के बीच का भाग है। झेलम और चिनाब के जो बीच का भाग है इसको कहते हैं चज दोआब। चिनाब और रावी के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं रचना दोआब। रावी व ब्यास के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं विष्ट दोआब। तो ये 5 दोआब हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे भी। जैसे सिंधु व झेलम के बीच का जो भाग है उसको सिंध सागर दोआब। झेलम व चिनाब के बीच का जो भाग है उसको चज दोआब। चिनाब व रावी के बीच का जो भाग है उसको रचना दोआब। रावी व ब्यास के बीच का जो भाग है उसको बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच का जो भाग है उसको बिष्ट दोआब जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।